के साथ अदिति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत में आबादी के रिवर्स गियर और उस पर मस्क की टेंशन के साथ। जी हां, भारत की डेमोग्राफी की तस्वीर लगातार बदल रही है और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हालिया प्रजनन दर के आंकड़ों को शेयर करते हुए मस्क ने कहा कि ये जो आंकड़े हैं, देखिए उनके ट्वीट के जरिए आपको बता दें, भारत की जन्म दर रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर चुकी है। देश की सबसे अधिक शिक्षित आबादी में ये जन्म दर कई साल पहले ही रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंच गई थी। एलन मस्क टेस्ला के सीईओ जिन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की है और देखिए किस तरीके से ट्वीट में लिखा है कि भारत की जन्म दर रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2.1 का जो आंकड़ा है उससे नीचे पहुंच चुकी है। देश की सबसे अधिक शिक्षित आबादी में ये जन्म दर कई साल पहले रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंच गई थी। यानी साफ तौर पर मस्क का ये भी मैसेज है इसके जरिए कि जहां पर ज्यादा शिक्षित आबादियां हैं, जिन कंट्रीज में ऐसा है, वहां पर जो TFR रेशियो है वो लगातार घट रहा है। बताते चले आपको कि हाल ही में RS की रिपोर्ट आई जो वाकई चिंताजनक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल प्रजनन दर यानी TFR घटकर 2.1 से 1.9 बच्चे प्रति महिला रह गई है। ये स्थिति क्यों चिंताजनक है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि आजादी के बाद से अब तक प्रजनन दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं आबादी का रिवर्स गियर, किस तरीके से TFR का ग्राफ जो है वो गिरता नजर आ रहा है। और TFR क्या होता है ये भी समझ लीजिए। दरअसल महिला के जीवन काल में औसतन एक महिला के कितने बच्चे होते हैं, कितने बच्चों को वो जन्म देती है, इसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR। और अगर आज़ादी के बाद से अब तक की बात की जाए तो ग्राफ आपके सामने है। 1950 में 5.9 था ये रेशियो, जनसंख्या विस्फोट का ये दौर था। यानी कि उस वक्त एक महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी। 1971 में जब सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की शुरुआत हुई तो आंकड़े में शुरुआती कुछ कमी दर्ज की गई और ये जो ग्राफ था वो 5.9 से गिरकर 5.2 पर स्थिर हुआ। इसके बाद 1991 का आपको याद होगा किस तरीके से आर्थिक सुधार हुए, नई ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई जिसका जो असर था वो देखने को मिला इस रेशियो पर भी। और 3.9 का ये जो ग्राफ है वो देखने को मिलता है। साल 2011 की अगर बात की जाए तो जनगणना के आंकड़े ये बताते हैं कि 2.4 TFR रेशियो यानी औसतन एक महिला 2 बच्चों को जन्म देती है। 2021 में जो नेशनल रिपोर्ट सामने आई, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट, इसमें ये मालूम पड़ा कि ये जो ग्राफ है TFR का वो 2.0 पर आकर ठहर गया है। यानी 2.1 के जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे कम। इसके बाद साल 2024 की बात की जाए तो हालिया SRS रिपोर्ट ये बताती है कि 1.9 TFR हो चुका है। यानी कि जो औसत होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, जो मानक होना चाहिए उससे बेहद कम ये नजर आ रहा है। 2.1 रिप्लेसमेंट रेट है, लेकिन उससे बेहद कम यहाँ पर आबादी का किस तरीके से रिवर्स गियर लगता नजर आ रहा है। और जो बच्चों की पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है, इसका जो रेशियो है वो लगातार कम हो रहा है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान जल्द बूढ़ा हो सकता है, इसके कयास विशेषज्ञ लगा रहे हैं। अगर ग्लोबली बात की जाए, देखा जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की राजधानी दिल्ली प्रजनन दर में अमेरिका और चीन जैसे देशों की बराबरी कर रही है। आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं किस तरीके से दुनिया जो है वो बूढ़ी होती नजर आ रही है। और देखिए ये ग्राफ जो बेहद चिंताजनक है। साउथ कोरिया की बात की जाए तो 0.80 यानी देखिए बेहद ज्यादा कम रिप्लेसमेंट रेट से, बेहद ज्यादा कम यहाँ का ग्राफ है। इसके बाद आता है चीन जहां पर 1.0 ये TFR रेट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन में जो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लेकर आई गई वो किस तरीके से आने वाले समय के लिए खतरनाक है। इसके बाद अगर फिनलैंड की बात की जाए तो यहाँ पर 1.2 और देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो 1.4 का रेट है। यानी दिल्ली में जो TFR रेशियो है वो बेहद कम है। महिलाएं बच्चों को जन्म कम दे रही हैं और ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में
जो देश की आबादी है वो ज़्यादा बूढ़ी नजर आएगी, युवाओं की जो आबादी है वो कम देखने को मिलेगी। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पर भी 1.4, केरल में 1.5, यूएसए में 1.6 और पश्चिम बंगाल में 1.6, आंध्र प्रदेश में 1.6 और साथ ही तेलंगाना में भी 1.6 का ये आंकड़ा है। बांग्लादेश में 1.8 और भारत की अगर बात की जाए तो 1.9 TFR रेट यानी प्रजनन दर प्रति महिला कितने जन्म होते हैं बच्चों के, ये रेशियो बताती है। और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो देश की पॉपुलेशन पर देखने को मिलता है। तो देखिए, जो जितना ज्यादा शिक्षित राज्य है, जो जितना ज्यादा शिक्षित देश है, वहां पर TFR रेशियो उतना ही ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। और ये वो देश, वो राज्य, वो इलाके हैं जहां प्रजनन दर, रिप्लेसमेंट रेट यानी जनसंख्या के लिए जरूरी मानक से बेहद कम है। ये मानक 2.1 है, यानी बच्चे प्रति महिला की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट लेवल माना जाता है। और इसका मतलब साफ है कि एक जनरेशन अपनी अगली जनरेशन को बिना माइग्रेशन के रिप्लेस कर सके। अगर किसी देश का फर्टिलिटी रेट लंबे वक्त से रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चल रहा है तो वहां जनसंख्या वृद्धि धीमी पड़ जाती है और नकारात्मक हो जाती है। तो देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है जहां पर TFR रेशियो जो है वो बेहद कम नजर आ रहा है। SRS की जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर एलन मस्क ने भी चिंता जाहिर की है और किस तरीके से जनसंख्या का रिवर्स गियर जो है वो बेहद चिंताजनक नजर आ रहा है। पूरी दुनिया की ही बात अगर कर ली जाए तो तमाम कंट्रीज ऐसी हैं, चाहे US हो, चाहे चीन हो, चाहे नॉर्वे हो, फिनलैंड हो, और अब भारत भी इन्हीं कंट्रीज के लिस्ट में शामिल हो चुका है जहां पर TFR रेशियो यानी टोटल फर्टिलिटी रेट बेहद कम होता जा रहा है। एक दशक में बेहद ज्यादा जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। भारत की जन्म दर देखिए फिनलैंड से भी नीचे चली गई है। किस तरीके से जनसंख्या, भारत की डेमोग्राफी जो है वो बदलती नजर आ रही है। और शिक्षित वर्ग में बेहद पहले ये जो जन्म दर है वो घटती देखी गई। इसके पीछे तमाम फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो आर्थिक फैक्टर्स हों, चाहे वो एजुकेशन और जागरूकता वाले फैक्टर्स हों। आबादी को स्थिर करने वाले स्तर से भी अब ये आंकड़ा जो है वो नीचे पहुंच चुका है, जो कि चिंता का विषय है। किस तरीके से भारत का जो डेमोग्राफी है वो बदल रहा है। और आपको बताते चले कि इससे नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ का साफ तौर पर मतलब है कि किसी देश या क्षेत्र में लोगों की कुल संख्या बढ़ने के बजाय घटने लगे। आसान भाषा में कहा जाए तो अगर जन्म लेने वाले लोगों की संख्या और इसके साथ ही आने वाले प्रवासी यानी इमिग्रेंट्स की संख्या मरने वालों की संख्या और बाहर जाने वाले लोगों यानी एमिग्रेंट से कम हो जाती है तो जनसंख्या वृद्धि दर वहां पर नकारात्मक हो जाएगी। और इसका सीधा प्रभाव देखिए जनसंख्या पर पड़ता है। युवाओं की जनसंख्या कम होती है और साथ ही बच्चों की जनसंख्या में भी कमी देखने को मिलती है और देश जल्दी बूढ़ा होता है। बुजुर्गों की जनसंख्या जो है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो देखिए SRS की ये जो रिपोर्ट सामने आई है, बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अगर आसान भाषा में आपको बताएं तो एक साल में 10 लाख बच्चे पैदा हुए और 12 लाख बच्चों की अगर मौत हो जाए और अगर प्रवासन का प्रभाव शून्य रहे यानी दूसरे देश से कोई प्रवासी ना आए, ना ही कोई बाहर जाए, तो आबादी 2 लाख कम हो जाएगी और इसे ही नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। विशेषज्ञों की माने तो लगातार कम हो रही प्रजनन दर से आबादी के बूढ़े होने, वर्कफोर्स कम होने, पेंशन, हेल्थ सर्विस, सोशल वेलफेयर पर खर्च बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने जैसी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। तो देखिए TFR भारत का 1.9 हो चुका है और ये जो आंकड़ा है ये चौंकाने वाला है, डराने वाला है। और इस पर देखिए एलन मस्क टेस्ला के CEO ने भी चिंता व्यक्त की है। युवा जनसंख्या का आने वाले दिनों में कम होना कितना बड़ा इंपैक्ट, देखिए ये TFR रेट जो है वो डेमोग्राफी पर उसका पड़ सकता है। चर्चा के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट धर्मवीर सिंह जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका धर्मवीर जी। सबसे पहले तो इंडिया सुपरफास्ट पर धर्मवीर जी, ये जो TFR
दर सामने आई है, नई चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली भी है, क्योंकि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने खुद इस पर चिंता व्यक्त की है। कैसे डेमोग्राफी बदल रही है, क्या फैक्टर्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं? रिपोर्ट जो आपके पास आई है और जो चौंकाने वाली चीजें हैं, इसका सीधे अगर भारतीय रूप से देखा जाए तो हमारी जो आर्थिक स्थिति से जो जूझ रहे लोग हैं, उन सब ने जो जैसे हमारा एक ये है कि हम जनसंख्या को कम करें, हमारे ऊपर भारत की जो स्थिति है उसमें जनसंख्या का भार कम हो गया, जनसंख्या के में अभाव कम होगा, तो उससे क्या है, देश की गति बढ़ेगी या देश की उन्नति होगी। लेकिन यहाँ पर जो आपने एक आंकड़ा दिया कि अगर जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो देश कैसे चलेगा, है ना, देश का आगे का कार्य कैसे बढ़ेगा, या देश हमारा जनसंख्या के अभाव में एक आकलन में बिल्कुल, नीचे क्योंकि जाएगा। देखिए युवा तो देश का भविष्य होते हैं, और अगर टीएफआर रेट इतना ज्यादा लुढ़क रहा है, एक दशक में इतनी भारी कमी देखने को मिल रही है, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? एक बार पुनः जरा रिपीट कर दीजिए। धर्मवीर जी, मेरा सवाल ये है कि क्योंकि देखिए युवाओं को देश का भविष्य माना जाता है, हाँ। लेकिन क्या ये नहीं लगता कि टीएफआर रेट जिस तरीके से लगातार घट रहा है और अब भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनका जो टीएफआर रेट है वो जो नॉर्मल टीएफआर रेट है, या यूं कहा जाए जो मानक रेट है 2.1, उससे कहीं नीचे आ चुका है, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? नहीं, ये तो सही है कि हमारा जो नौजवान है उसको अवसर जैसे मिला और कहीं नहीं मिला, और अब जैसे अवसर मिलने का समय आया तो उसकी संख्या ही कम हो गई, है ना। तो अब जब उसकी संख्या हो गई कम, तो हम अन्य देशों की जो मुकाबले में जो स्पीड है वो हमारी स्लो हो जाएगी, हम मध्यम हो जाएंगे, हमारी गति भी रुक जाएगी, हमारी गति में उस तरीके का जो रफ्तार जो चलना चाहिए वो नहीं मिलेगा हमको। बिल्कुल धर्मवीर जी, और देखिए शायद यही वजह है कि कई कंट्रीज में ऐसी पॉलिसी लाई गई है जिसमें जो चाइल्ड बर्थ है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एक वो दौर था, एक वो समय था जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की जाती थी, ये कहा जाता था कि आप कम से कम बच्चा पैदा करिए, लेकिन अभी कई देशों के ऐसे हालात हो गए हैं कि वहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप बच्चे पैदा करिए। देखिए, हमारी जो शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति में हम अपने नौजवानों को रोजगार की श्रेणी वाली शिक्षा पद्धति नहीं दे रहे हैं, हम केवल उनको शिक्षित करने की पद्धति में ला रहे हैं। इसलिए हम अन्य देशों की मुकाबले में अपने देश को आगे कम ला पा रहे हैं, क्योंकि हमारे नौजवानों को टेक्निकल जो चीजें हैं वो उनके हाथ में नहीं है, और आज की जो प्रतिस्पर्धा है वो तकनीकी है, और तकनीकी रूप से जो हमारा सक्षम युवा है, नौजवान है, वो विदेशों में जा रहा है, बाहर जा रहा है, देश में उसको यानी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर आप मान रहे हैं कि इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो प्रवासन भी है, इमिग्रेशन भी है? जी बिल्कुल धर्मवीर जी, लेकिन देखिए क्योंकि ये भी सामने आया है आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो ज़्यादा जहाँ पर एजुकेशन जिन राज्यों में ज़्यादा है, जहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वहाँ का टीएफआर रेशियो जो है वो बेहद ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। क्या एजुकेशन और टीएफआर का कोई कनेक्शन है आपस में? नहीं, आपका ये कहना सही है, लेकिन चूंकि जैसे कि हम किसी वर्क को सॉर्ट आउट करते हैं तो उसमें दो जैसे एक हमारा हो गया जो उसको होल्ड कर रहा है, उसको जो है लीडर कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है, और उसके नीचे करीब बहुत सारा वर्कर्स जो काम कर रहा है, तो वो स्थितियां में हम आगे आ सकते हैं, हम आगे आ रहे हैं, और जैसे सभी लीडरशिप करेंगे तो वो जो नीचे काम करने वाला व्यक्ति है उसकी शॉर्टेज होगी। ये है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए टीएफआर दर जो है वो लगातार गिर रही है भारत की, और एक बड़ी चिंता जो है ये पैदा हो रही है कि क्या आने वाले दिनों में भारत की आबादी बूढ़ी नजर आएगी? क्या हिंदुस्तान बूढ़ा हो रहा है? क्या
एक दौर जब 1950 के दशक की बात कर लीजिए, आज़ादी के बाद जिस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर तमाम पॉलिसीज लाई गई, जागरूकता अभियान चलाए गए, क्या उससे इतर अब पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए राज्य मोटिवेट करेंगे लोगों को, अपने नागरिकों को? क्योंकि TFR रेट जो है वो जो मानक दर है उससे कहीं अधिक नीचे आ गया है। और अब बात करेंगे ठोको नीति पर हाईकोर्ट की सख्ती की। दरअसल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, कथित ठोको संस्कृति और खाके की कार्यप्रणाली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अब तक की सबसे तीखी, तल्ख और ऐतिहासिक टिप्पणी की है। कोर्ट ने दो टूक और बेहद कड़े शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए देश का संविधान नहीं बल्कि उनके राजनीतिक आकाओं की खुशी मायने रखती है। राज्य में कानून का राज नहीं बल्कि अफसरों की सनक का खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून के राज के बड़े बड़े दावों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से आया 31 पन्नों का ये विस्तृत फैसला सूबे की पूरी पुलिसिंग को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। अदालत का ये गुस्सा फूटा गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में दर्ज एक मामले पर, जहां पुलिस ने जमीन के लेन देन और वित्तीय विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों राजेंद्र त्यागी, उनके बेटे दीपक त्यागी और बहू ललिता त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया था। हाईकोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार, मलाईदार तैनाती पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं अफसर। राज्य में कानून का नहीं बल्कि सनक का राज। गाजियाबाद के मामले पर हाईकोर्ट का फूटा गुस्सा। कोर्ट के 31 पन्नों के फैसले से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप। पुलिस के लिए संविधान से ऊपर राजनीतिक आकाओं को खुश करना मायने रखता है। मलाईदार पोस्टिंग पाने के लिए अफसर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अफसर अपनी कुर्सियां बचाने के लिए चयनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। अदालत ने पाया कि ये विशुद्ध रूप से धोखाधड़ी का मामला था, लेकिन पुलिस ने अति उत्साह और सड़क दिखाते हुए अगले ही दिन 35 साल की गृहिणी ललिता त्यागी को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें बिना किसी कसूर के 80 दिन जेल की काल कोठरी में बिताने पड़े। कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई और गिरफ्तारी को अवैध, मनमाना और कानून के विपरीत ठहराते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को पूरी तरह से रद्द कर दिया। मामले की गहराई में जाते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने गाजियाबाद के तत्कालीन पुलिस आयुक्त और वर्तमान में प्रयागराज जोन के आईजी अजय कुमार मिश्रा की भूमिका की बेहद कड़े शब्दों में खिंचाई थी। अदालत ने साफ कहा कि इतने बड़े पद पर बैठे अधिकारी ने अपने अधीनस्थों के काम की निगरानी करने की जहमत तक नहीं उठाई और आंखें मूंद कर गैंगस्टर एक्ट की फाइल को मंजूरी दे दी। यही नहीं, हाईकोर्ट ने राज्य में चल रही कथित ठोको संस्कृति और चुनिंदा यानी टारगेटेड कार्रवाई पर भी गहरा प्रहार किया है। कोर्ट ने कहा है कि अफसरों की निष्पक्षता इस कदर खत्म हो चुकी है कि वो सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के लिए लक्षित अभियोजन चला रहे हैं। जब अदालतें कोई आदेश देती हैं तो ये अधिकारी सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करते हैं और सार रूप में न्याय को विफल बता देते हैं। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से योगी सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो इनकाउंटर और बुलडोजर के प्रति तो वफादार है ना भाई। इनकाउंटर और बुलडोजर की सरकार चल रही है और उस पर कहते हैं जश्न मनाओ। पहले मुसलमानों पे चलाते हैं, 10-20 उनका घर तोड़ देते हैं, कहते हैं लड्डू बांटो, मुसलमानों के तोड़ दिए। फिर 1000 हिंदुओं के तोड़ते हैं। आप चलिए मेरे साथ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, चलिए बनारस, कितने हिंदुओं के घर तोड़े। अयोध्या चलिए, कितने हिंदुओं के घर तोड़े। मेरठ जाके देखिए, व्यापारियों के दुकान मकान सब उजाड़ दे रहे हैं। तो ये जो बुलडोजर और इनकाउंटर और पुलिस के डंडे चलाने वाली राजनीति है, इसी के कारण उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट की टिप्पणी है। वहीं गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद से ही पुलिस को चुनौती देने वाले योगी सरकार में मंत्री और निषाद समाज पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने भी हाईकोर्ट की टिप्पणी पर क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। न्यायालय के सभी न्यायालय जो भी निर्देश देता है उसको सबको सम्मान करना चाहिए, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। और निश्चित रूप से हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट उठा के देखो, तो उसमें पता चलेगा कि अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा में
जो है 27% में मिल्कमैन है और 23 में मिले। और मिल्कमैन में भी लगभग 4,500 ही ऐसे परिवार हैं, 5,000 कि जिनके घरों में सारे हैं, बल्कि उनके और बिरादरी के लोग गांव में अभी ऐसे हैं, बिना शिक्षा के, बिना स्वास्थ्य के, बिना रोजगार के, जो अपनी जाति का काम नहीं किया। बसपा में भी ऐसे ही हैं। तो ये अधिकारी जो उनके समय में हुए हैं वो निश्चित रूप से अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और बाहर से कमल का होकर आते हैं और ऐसा करते हैं कि निश्चित समाज की और सरकार की छवि खराब हो, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, ये पूरा मामला क्या था जिस पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फटकार लगाई है योगी पुलिस को? बिल्कुल अदिति, देखिए जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है यूपी पुलिस को लेकर सख्त टिप्पणी की है, उसने कहा है कि जिस तरीके से यूपी पुलिस काम कर रही है वो संविधान से नहीं बल्कि सरकार से कि जिस तरीके से जो जुड़ाव है उसको लेकर काम कर रही है। हाल ही में आप अगर देखें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एनकाउंटर के आंकड़े जब सामने आए तो ऐसे में विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आक्रामक हैं और तमाम एक के बाद एक तमाम अपराधियों को जिस तरीके से एनकाउंटर हुए हैं। हाल ही की घटना की अगर जिक्र करें तो जिस तरीके से गाजीपुर में कमलेश बिंदु की जिस तरीके से एनकाउंटर उसका हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद लगातार जो है इस पूरे एनकाउंटर पर लेकर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आए। कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा जो है इस पूरे एनकाउंटर को लेकर जो है सवाल खड़े किए। साफ तौर पर जिस तरीके से कमलेश बिंदु निषाद पार्टी से आते हैं, लगातार वो उसको लेकर कहीं ना कहीं आक्रामक हैं। कल देर शाम जिस तरीके से संजय निषाद जो कि मंत्री हैं कैबिनेट, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं और इस पूरे मामले को लेकर SIT की जांच की मांग करते हैं। अब ऐसे में देखें जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस एनकाउंटर को लेकर जिस तरीके से जो साफ तौर पे कहा है कि देखिए बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई उस पर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर रहा, खुद संजय निषाद भी हमलावर रहे कैबिनेट मंत्री होकर भी, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। क्या ये नहीं लगता कि आने वाले दिनों में विपक्ष को एक और हथियार, एक बड़ा राजनीतिक हथियार मिल चुका है हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद? बिल्कुल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सख्त टिप्पणी की बात आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर जो एनकाउंटर का जो मुद्दा है, आने वाले समय में आप अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी हावी रहने वाला है, क्योंकि लगातार विपक्ष एनकाउंटर को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हुए हैं सबसे ज़्यादा पीड़ित समाज से हुए हैं। ऐसे में जिस तरीके से खुद ही यूपी सरकार में जो मंत्री हैं संजय निषाद, वो लगातार जिस तरीके से एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या आप गाजीपुर में जिस तरीके से जो है निषाद समाज से जो आते हैं कमलेश बिंद, उनकी हत्या जिस तरीके से कह सकते हैं एनकाउंटर हुआ उस पर लेकर आप सवाल कर रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एनकाउंटर हुए उन तमाम आंकड़ों जब हमने उनसे गिनाया तो उनका साफ कहना था कि जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो न्याय संगत होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर जब खुद सरकार में जो मंत्री हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं तो ऐसे में लाजमी है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में एनकाउंटर एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन जिस तरीके से सख्त टिप्पणी की है कि आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है, अविनाश, तो क्या कुछ वहां से जानकारी मिल पा रही है? मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई? माफ कीजिए, अपना सवाल अविनाश, मेरा सवाल ये है कि आज क्योंकि संजय निषाद देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले को लेकर मुलाकात करने भी पहुंचे थे, वहां पर क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ अपडेट्स इसको लेकर मिल पाई है? बिल्कुल, हमने आज उनसे भी बात की थी तो उनका साफ तौर पे कहना था कि यह वैचारिक मुलाकात है, लेकिन इस मुलाकात के काफ़ी मायने हैं, क्योंकि जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी तो लगातार ये बात कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और इस पूरे एनकाउंटर की जांच हम SIT से कराने की मांग करेंगे। तो आप अगर देखें कल देर शाम जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं और इस पूरे मामले को लेकर SIT का गठन करने की वो मांग करते हैं, तो ऐसे में आप अगर देखें तो यूपी सरकार में मंत्री ही जिस तरीके से एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर जांच की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अगर देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से सख्त टिप्पणी की है कि जो है यूपी पुलिस संविधान से नहीं बल्कि जिस तरीके से सरकार के प्रति जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं उस पर जो है सवाल करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई और अपनी सत्कृत प्रक्रिया दी है। माना यही जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से यूपी पुलिस को लेकर जो प्रक्रिया दी है, आने वाले समय में विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर जो है विधानसभा चुनाव तक जरूर लेकर जाएगा। और माना यही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो एनकाउंटर हुए हैं या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर तमाम जो अपराधी हैं वो लगातार अपने मंचों से लगातार जो है आक्रामक रूप से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में एनकाउंटर
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुए हैं, माना यही जा रहा कि विपक्ष जरूर आने वाले समय में इस मुद्दे को धार देगा। आने वाले समय में आप अगर देखें तो लगातार जो विपक्ष के तमाम नेता हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से यूपी पुलिस को लेकर सरकार के प्रति जो झुकाव है, यानी कि संविधान से नहीं बल्कि जो है बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। जिस तरीके से गैंगस्टर के मामले में आप अगर देखें जो कार्रवाई होती है उस पर जिस तरीके से एनकाउंटर है उन बिल्कुल तमाम अविनाश, चीजों को क्योंकि लेकर देखिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो वो यही कहकर बचती हुई नजर आ रही थी कि जो भी कार्यवाही होती है वो संवैधानिक तौर पर होती है, कानून को आगे रखकर होती है। लेकिन अब खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट की इतनी बड़ी टिप्पणी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा जरूर कर रही है कि अब इसको आगे रखकर विपक्ष अपनी सियासत गरमाने का काम जरूर करेगा। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।